क्या क्या किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भूमि में जो है व्यवस्था को सही करने के लिए। तो भूमि सुधार में हमारी गवर्नमेंट ने 2 तरह के काम किए। कौन कौन सा? एक था संस्थागत सुधार, और एक काम का और क्या किया? तकनीकी सुधार। संस्थागत सुधार में सरकार ने क्या क्या काम किए थे? सबसे पहले चकबंदी किया, हदबंदी किया, और सबसे पहले उन्होंने किया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जो कि अंग्रेजों ने बना दिया था ना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। पहला काम जो सरकार के द्वारा किया गया आजादी के बाद संस्थागत सुधार में वो किया गया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी कि इसको समाप्त करना। इसके बाद मध्यस्थों का अंत, मध्यस्थों का अंत, मध्यस्थों का अंत। इसके अलावा भूस्वामित्व का कृषकों को हस्तांतरण। तीसरा काम सरकार ने जो किया, भूस्वामित्व का कृषकों को हस्तांतरण। मध्यस्थों का अंत ही बिचौलिया ही, मध्यस्थ को ही बिचौलिया कहते हैं। खेतों के आकार में सुधार, जैसे चकबंदी, हदबंदी। खेतों के आकार में सुधार, जैसे चकबंदी और हदबंदी। चकबंदी, हदबंदी। और क्या किया सरकार ने? सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा। सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा। सामुदायिक और सहकारी कृषि को बढ़ावा, साथ ही खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना। खेतों का उपविभाजन और अपखंडन रोकना। उपविभाजन और अपखंडन रोकना। उपविभाजन, अपखंडन के या विखंडन कहिए। नेक्स्ट, लगान में कमी। 7वां सुधार, लगान में कमी। और जो 8वां सुधार किया सरकार ने संस्थागत सुधार में, वो है भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। ये सारे हैं संस्थागत सुधार जो आज़ादी के बाद गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके सबको समझा दें।
लगान में कमी, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। कहाँ पहुंचे हैं मैं बोल दूँ, आप लोग जल्दी जल्दी लिख लेंगे। पांचवा है सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा। सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा। छठा है खेतों का उप विभाजन और अपखंडन भी कर सकते हैं, विखंडन भी कर सकते हैं। विखंडन रोकना, खेतों का उप विभाजन और विखंडन रोकना। सातवां है लगान में कमी। आठवां है भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। हो गया। अब एक एक करके समझते हैं। पहला जो संस्थागत सुधार किया सरकार ने वो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। आपने हिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने जब भारत पर अधिकार किया तो भारत की कृषि को 3 तरह के व्यवस्था में बांटा, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। तो ये जो जमींदारी प्रथा है इसमें एक जो पावरफुल व्यक्ति होता था जिसे जमींदार कहते थे, उसको एक क्षेत्र विशेष अलॉट कर दिया जाता था कि उस क्षेत्र से जो भी टैक्स होगा वो आप वसूल करेंगे और सरकार के कोष में जमा करेंगे, जिससे उस क्षेत्र का जितना लैंड सरकार की तरफ से दिया जाता था उसका वो स्वामी हो जाता था और उस क्षेत्र में वो जैसे चाहे मनमानी तरीके से जितना चाहे टैक्स भी वसूल करता था और जो चाहे उत्पादन भी करवाता था। और ये अंग्रेजों के जाने बाद तक भी ये जमींदार मौजूद थे। तो सरकार ने कहा कि ऐसे जमींदारों को नहीं रहना है, ऐसे जमींदारी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जमींदारी व्यवस्था का क्या किया सरकार ने उन्मूलन कर दिया कि अब कोई जमींदार नहीं होगा जो टैक्स वसूलेगा या भूमि का स्वामी होगा। दूसरा जो काम किया सरकार ने वो हो गया मध्यस्थों का अंत। पहले ये जमींदार मध्यस्थ का काम करते थे, जमींदार, साहूकार या और भी बहुत सारे लोग, ये किसान से टैक्स को वसूलते थे और फिर राजकोष में जमा करते थे और बीच में ये फायदा कमाते थे, जिससे किसानों को भी हानि होती थी और सरकार को भी हानि होती थी क्योंकि ये ज़्यादा मुनाफा कमा लेते थे। तो सरकार ने क्या कहा, अब कोई मध्यस्थ, कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, सीधे सरकार किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसान से। तो मध्यस्थ को क्या किया सरकार ने खत्म कर दिया। इसके बाद भू स्वामित्व का कृषकों को हस्तांतरण, क्योंकि अभी तक किसान जो थे वो भूमि का मालिक नहीं था, जमींदार मालिक थे, महाल में मुखिया जो प्रधान होता था वो मालिक होता था, या बहुत सारे साहूकार भी मालिक होते थे जो लोगों को उधार देते थे और उनके जमीनों को हड़प लेते थे। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि जो भूमि का मालिक है वो किसान होगा, जो उस पर खेती करता है उसका उस पर अधिकार होना चाहिए। जब उसका अधिकार होगा और उसे पता होगा ये ज़मीन उसकी है तो वो उस पर अच्छे से उत्पादन करेगा, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा, उसमें ज़्यादा उत्पादन करेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और सरकार को फायदा होगा। तो सरकार ने क्या कहा कि अब ये भूमि का जो मालिक होगा कौन होगा, किसान होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। इसके बाद खेतों के आकार में सुधार किया सरकार ने, कैसे, चकबंदी करके, हदबंदी करके। जो खेत थे ये कई जगह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे, तो सरकार ने कहा कि जब खेत बिखरे हुए रहेंगे छोटे छोटे, तो हर जगह आप अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सिंचाई नहीं कर पाएंगे, अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाएगा और किसान को भी समस्या होगी। अगर उन छोटे छोटे जोतों को जो बिखरी हुई हैं उनको हम इकट्ठा कर दें तो किसान एक जगह अपने बड़े से खेत में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है, अच्छे से सिंचाई कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है, तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करने को क्या कहा गया, चकबंदी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन था जिसका वो यूज नहीं करते थे और वो अनावश्यक बंजर और ऐसे ही पड़े रहते थे। तो सरकार ने कहा कि एक सीमा से ज़्यादा आप कोई ज़मीन नहीं रखिएगा, एक सीमा से ज़्यादा जो ज़मीन होगा वो सरकार का होगा और सरकार उसे जिसे चाहे दे सकती है। तो इसे क्या कहा गया, हदबंदी। एक हद बना दिया गया कि इससे ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं रहेगा, बाकी जो लैंड उससे ज़्यादा बचा उनके पास उसको सरकार ने ले लिया, तो इसे कहा गया हदबंदी। नेक्स्ट है सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा। सहकारी मतलब होता है साथ साथ मिलके काम करना या समुदाय में एक साथ काम करना। जब छोटे छोटे ज़मीन को इकट्ठा करके कई लोग एक साथ काम करते हैं तो इससे कोई संयंत्र की व्यवस्था कर दिया, कोई पानी की व्यवस्था कर दिया, कोई अच्छे किस्म के खाद ले आए, कोई बीज ले आए, कोई कीटनाशक ले आए, तो उत्पादन बढ़ता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ खेतों का आकार भी छोटा है
तो ऐसे में सहकारी और सामुदायिक कृषि काफी कारगर होता है, फायदेमंद होता है। तो सरकार ने इसको भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, खेती का उप विभाजन और विखंडन रोकना। उप विभाजन का मतलब होता है कि जो खेत होते हैं ये क्या होते हैं, इसको एक तरीके से ये कि विभाजित करते रहते हैं ना, समय समय पे लोग उसको कई टुकड़ों में, जैसे घर में जो घर वाले होते हैं, जैसे एक माता पिता हैं उनके जितने लैंड हैं वो अलग जब होते हैं या उनके जो बच्चे हैं वो जब अलग होते हैं तो उसको भूमि को क्या करते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। क्योंकि माता पिता के मृत्यु के बाद जो भी प्रॉपर्टी होती है, जितने बच्चे होते हैं सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, खेतों का उप विभाजन हो जाता है। और फिर उनके बच्चे फिर उसको बांटते रहते हैं, जिससे खेत और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं। तो उप विभाजन हुआ और फिर वो खेत जगह जगह क्या हो गए, बिखर गए, उनका विखंडन हो गया। तो ये उप विभाजन और जो विखंडन है ये भी सरकार रोकने का प्रयास कर रही है कि ये जो है ये ना हो, कम हो, ताकि जो खेत है वो टुकड़े टुकड़े में ना बटे, मेड़ों में ना तब्दील हो जाए। इसी को कहा गया उप विभाजन और विखंडन। लगान में कमी। पहले कृषकों के ऊपर लगान बहुत लगता था, आपने देखा होगा अंग्रेजों ने बहुत हैवी अमाउंट लिया था लगान के रूप में, जिससे कृषक बर्बाद हो गए थे। और बाद में ऐसा हुआ कि अकाल वगैरह पड़ने पर भुखमरी और जैसी समस्याएं हुई और सैकड़ों करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, जो कि उत्पादन प्रभावित हुआ। तो लगान जब ज़्यादा रहता है तो सरकार ज़्यादा जब लगान ले लेगी अनाज को लगान के रूप में, तो किसानों के पास बचेगा ही नहीं, वो जो भी बचेगा वो खा के खत्म कर देंगे। यानी कि जब बचेगा नहीं तो अगले साल वो लगाएंगे क्या, निवेश क्या करेंगे, नया उत्पादन क्या करेंगे, कृषि में बढ़ोतरी क्या करेंगे। तो इसलिए सरकार ने क्या कहा कि अब करों का जो दर होगा वो बहुत मिनिमम होगा, ताकि उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है वो किसके पास रहे, किसानों के पास रहे, वो फिर से उसको अगले साल लगा सके, निवेश कर सके और उत्पादन को बढ़ा सके। लास्ट है भूधारण अधिकारों की सुरक्षा। सरकार ने सारी चीज़ें काट दी कि जिसका ज़्यादा लैंड है वो कम लेगा, जिसके पास लैंड नहीं उसे लैंड दे दिया गया। लेकिन कानून बना करके अगर उनके जो भूमियाँ हैं उनका मालिक ना बनाया जाता कानूनी रूप से, तो क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, जमींदार थे, जो साहूकार थे, वो उनको ज़मीन पे खेती करने देते नहीं। जैसे वहाँ से सरकारें जाती या कोई भी जाता तो लोग मार पीट के फिर अंगूठा लगा के उनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे, उनको काम नहीं करने देते थे। आपने मूवी देखी होंगी, कुछ मूवीज़ जिसमें ज़मीनें तो सरकार दे देती है गरीबों को, लेकिन वहाँ का जो चौधरी जो मतलब जमींदार होता था वो क्या करता था, उन सबको मार पीट के भगा देता था और बोलता था कि सरकार के लिए हमारे गुलाम हैं और हमारे साथ से नहीं चलोगे तो फिर गुंडों को भेज के क्या करता था, मरवा देता था या उनके खेत के अनाज जला देता था। मूवीज में आपने देखा होगा। ये आज़ादी के बाद की घटना है। वो जो थे ताकतवर लोग, वो लोग बहुत शोषण करते थे किसानों का। तो ये आपने बहुत मूवी में समस्या देखी होगी। तो वही है उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, नहीं तो फिर से वापस उनसे सारा छीन लेते थे वो सारे पावरफुल लोग। तो ये सारे संस्थागत सुधार है। अब बात करेंगे तकनीकी सुधार का। तो क्या क्या किया गया? कृषि का आधुनिकीकरण। तकनीकी सुधार में लिखिएगा पहला, जैसे कि मैम हरित क्रांति लाते हैं। हाँ, कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण। दूसरा जो इन्होंने किया तकनीकी सुधार, उन्नत किस्म के बीज, जैसे कि हरित क्रांति, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज। तीसरा है उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक। उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक। उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक। नेक्स्ट, बेहतर सिंचाई व्यवस्था। चौथा सुधार, बेहतर सिंचाई सुविधा। नेक्स्ट, उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग।
उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग। नेक्स्ट, अच्छी भंडारण व्यवस्था। अच्छी भंडारण व्यवस्था और लास्ट अच्छी विपणन व्यवस्था। ये 7 तकनीकी सुधार आजादी के बाद सरकार के द्वारा किया गया था, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। जिसमें पहला है कृषि का आधुनिकीकरण, दूसरा है उन्नत किस्म के बीज, तीसरा है उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक, चौथा है बेहतर सिंचाई सुविधा, पांचवा है उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग, छठा है अच्छी भंडारण व्यवस्था और सातवां अच्छी विपणन व्यवस्था। हो गया कंप्लीट। अब एक को करके समझ लेते हैं। पहला, कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण करने का मतलब है कि हमारे यहाँ पहले के टाइम में हल बैल से कृषि किया जाता था और सिंचाई भी आप देख रहे थे कुएं से, या आपके क्या क्या वो लगा करके करते थे लोग हाथ से, पूरा क्या क्या बोलते थे। तो सिंचाई भी पुरानी तकनीक से, जुताई भी पुरानी तकनीक से किया जाता था, बीज भी आपके पुराने ही तकनीक वाले होते थे। तो सरकार ने कहा कि अब कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। सिंचाई के लिए पंप सेट, ट्यूबवेल का उपयोग होना चाहिए। जुताई के लिए नए नए प्रकार के जो आते हैं आपके हल, अभी आप जान रहे हैं ना, कई प्रकार के आने लगे हैं जुताई करने के लिए। साथ ही आपने देखा कृषि में आपके नए प्रकार के उपकरण और भी उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे जो फसल की दवाई करने के लिए थ्रेसर, और अभी तो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया, कंबाइन वगैरह आ गया। तो फिलहाल इतना तो आधुनिक नहीं हुआ था, लेकिन थ्रेसर का उपयोग करना और जुताई के लिए आधुनिक जो हल होते हैं उस तरह का, और साथ ही सिंचाई के लिए अच्छी तकनीक का उपयोग करना, ये सारे होने चाहिए। सरकार ने इसके लिए काम किया। इसी को क्या कहा गया? कृषि का आधुनिकीकरण, क्योंकि इसमें पुराने तरीके के सारे उपकरण यूज में लाए जाते थे। इसमें नए तरीके के उपकरणों का प्रयोग करके सिंचाई, जुताई, इन सब की स्थिति को सही करना। दूसरा है आपका उन्नत किस्म के बीज। पहले आप देखते थे जो बीज आपके खेत में लगाया जाता था, उसी में से फिर थोड़ा रख दिया जाता था, फिर अगले साल लगाया जाता था, फिर उससे थोड़ा रख दिया जाता था, फिर अगले साल। तो उस बीज की जो उत्पादन क्षमता वो धीरे धीरे घटती जाती थी और उसकी उत्पादकता बहुत कम होती थी। अभी क्या होता है, हर साल हम नया बीज लगाते हैं जिससे उत्पादन अच्छा होता है और उसकी बाली भी लंबी होती है, उसमें दाने भी ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा उत्पादन देता है। तो अभी उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया गया और ऐसे ही बीज हमने अमेरिका से, मैक्सिको से मंगाया, जिसके बाद हरित क्रांति आई और हमारे यहाँ खाद्यान्न की आपूर्ति पर्याप्त होने लगी। इसके बाद जो सुधार किया सरकार ने, उन्नत किस्म के उर्वरक और कीटनाशक। हमारे यहाँ देसी खाद का यूज किया जाता था, जो गाय के, भैंस के गोबर से बनता था, उसका यूज केवल होता था। बाद में फास्फोरस, यूरिया, पोटास, बहुत सारे खाद का मतलब जो है निर्माण शुरू हुआ, जिससे खेतों में बहुत सारी जो कमियां रहती थी चीज़ों की, उसको पूरी की गई और उत्पादन बढ़ा। और साथ ही अच्छे किस्म के कीटनाशक लाए गए जो कीड़ों से फसलों की सुरक्षा करने लगे। पहले कीट जो होते, मतलब जो कीटे होते थे, वो क्या करते थे, फसल को बर्बाद कर देते थे। तो अब क्या होगा, फसल नहीं उतना खराब होगा और साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा बेहतर सिंचाई सुविधा। अभी मैंने आपको बताया आधुनिकीकरण में आपकी सिंचाई भी आता है। जितने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सिंचाई करें या बुआई करें, कटाई करें, दवाई करें, वो सब आधुनिकीकरण। तो सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी की गई। पहले दिन भर कुएं से पानी निकालते थे तो छोटा सा खेत सिंचाता था। अभी ट्यूबवेल का प्रयोग करके और पंपिंग सेट का प्रयोग करके नहर प्रणाली बड़े पैमाने में विकसित की गई, उसका उपयोग करके सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जाता कम समय में। और इसके बाद उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग, ये तो मैंने इसमें बता ही दिया आधुनिकीकरण में। अब देखिए आधुनिकीकरण में ये भी आता है कि आप पुराने तरीके के केवल फसल ही उगाते हैं या उसमें जैसे नकदी फसल का उत्पादन करना, फूलों की खेती करना, फलों की खेती करना, बहुत तरह तरह के और भी आप वाणिज्यिक कृषि, बागानी कृषि, बागवानी कृषि, ये सभी आधुनिकीकरण के ही हिस्से हैं। अच्छी भंडारण व्यवस्था, यानी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पास भंडार
आज़ादी की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो सारा मेहनत क्या होगा, बेकार हो जाएगा। यानी कि आपने खेती कर लिया, खेत में से उत्पादन तो कर लिया, लेकिन घर में आपको अनाज को सही तरीके से रखने की व्यवस्था ना हो तो फिर सारे साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, अच्छे भंडारण की व्यवस्था भी की ताकि जो उत्पादन हो इसके बाद उसको हम स्टोर भी कर सकें। मान लीजिए इस साल मानसून अच्छा है और आपने उत्पादन अच्छा किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी मानसून अच्छा ही होगा। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा स्टोर करके नहीं रखेंगे तो अगले साल आपका खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर कृषि किस पर निर्भर होती है, मानसून पर ही निर्भर होती है। वो हमारे कृषि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, स्टोर करने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, भी किया गया। अच्छी विपणन व्यवस्था, विपणन मतलब होता है किसान से लेकर के स्टोर होने से लेकर के फिर वापस लोगों तक पहुंचने की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसी को कहते हैं विपणन प्रणाली। तो अगर ये अच्छा नहीं होगा, किसानों से लेकर के सही से स्टोर नहीं कर पाएंगे, स्टोर करके फिर लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर क्या होगा, बेकार। अगर किसानों से नहीं लेंगे तो किसानों के उत्पाद बिकेंगे नहीं, तो फिर वो अगले साल बोने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। अगर आप उसे सही से स्टोर नहीं करेंगे तो फिर वो सड़ जाएगा। अगर स्टोर किए हुए अनाज को फिर से आप बेचेंगे नहीं, निर्यात नहीं करेंगे या आप बाकी लोगों को आपूर्ति नहीं कराएंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो भी सड़ जाएगा। यानी कि विपणन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी फायदा मिलेगा। तो इतने सारे सुधार जो है वो तकनीकी सुधार हैं जो आज़ादी के बाद सरकार के द्वारा किया गया था। अब इनमें से कोई भी सुधार अगर आपको ना समझ में आया हो तो पूछे, वो मैं फिर से बता दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लिखवाने की जरूरत है ना। आगे बढ़े। हेडिंग कीजिए, भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता एवं महत्व। भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता एवं महत्व। भूमि सुधारों की आवश्यकता एवं महत्व। इसमें पहला हेडिंग कृषि के विकास के लिए, पहला हेडिंग कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, पहला हेडिंग है कृषि के विकास के लिए। तो भारत में जो भूमि सुधार किए गए, चाहे वो संस्थागत हो चाहे तकनीकी, सब किस लिए किए गए, ताकि कृषि के जो विकास है इसमें सुधार हो, इसमें बढ़ोतरी हो, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े। दूसरा सामाजिक न्याय के लिए, दूसरा क्यों किया गया, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। यानी एक व्यक्ति के पास सैकड़ों हेक्टेयर लैंड है, दूसरे के पास एक भी नहीं। एक व्यक्ति के घर में अनाजों के भंडार हैं और दूसरे के पास खाने के लिए नहीं, भूखा मर रहा है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ ना। तो सामाजिक न्याय कब होगा, जब आप ये सारे काम करेंगे अच्छे से। तो ये सब काम करके आप क्या करेंगे, सामाजिक न्याय। तो आवश्यकता था सामाजिक न्याय के लिए। नेक्स्ट, नियोजित विकास के लिए, नियोजित विकास के लिए, नियोजित विकास के लिए। नियोजित मतलब होता है प्लान। अगर आप विकास को प्लान करके करना चाहते हैं या अच्छे से करना चाहते हैं, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने यहाँ ये मूलभूत सुधार करना पड़ेगा। तो नियोजित विकास के लिए भी ये कृषि सुधार करना आवश्यक था। तो ये तीन मोटी मोटी जरूरतें थी कृषि में सुधार करने की। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू राजस्व प्रणाली। हेडिंग कीजिएगा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू राजस्व प्रणाली। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू राजस्व प्रणाली। तो आज़ादी के पहले कितने प्रकार की भू राजस्व प्रणाली थी देश में, 3। पहला कौन था, जमींदारी। जमींदारी को और क्या कहते हैं, इस्तेमारी, इसी को अस्थाई
इस्तमरारी बंदोबस्त कही है, जमींदारी व्यवस्था कही है। ये तीनों, इसी को माल गुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये 3-4 नाम है इसके। तो आपका जो जमींदारी, इस्तमरारी, अस्थायी बंदोबस्त, माल गुजारी व्यवस्था है, ये सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू की गई। सबसे पहले इस व्यवस्था को किसने लागू किया? कार्नवालिस ने कब किया था? हिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना, तो उत्तर क्यों नहीं आया? सन, कोई तो सन है, वही नहीं आता, बताइए। 1790 में कार्नवालिस ने शुरू किया था 10 साला व्यवस्था। 10 साल के लिए तक व्यवस्था किया। जमींदारों से जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कितने साल का किया? 10 साल का। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल के लिए आपके पास ये लैंड रहेगा और 10 सालों में आपको उत्पादन करके एक निश्चित दर में से कितना देना था अंग्रेजों को? 1/11 था ना, और 1/11 किसके पास रहना था? जमींदारों के पास। यानी कि 11 में से 10 हिस्सा किसको देंगे? अंग्रेजों को। और 11 में से 1 हिस्सा कौन अपने पास रखेगा? जमींदार। जमींदारी व्यवस्था नहीं पढ़ी आप लोगों ने? हिस्ट्री में पॉइंट है। तो जो जमींदारी व्यवस्था है, इसको लेकर के आए थे कार्नवालिस, और कार्नवालिस खुद इंग्लैंड में जमींदार, इसीलिए उन्हें अनुभव था इस व्यवस्था का। वहाँ पे जमींदारों ने अच्छा काम किया था। उन्होंने सोचा वैसे ही काम इंडिया में भी करेंगे, लेकिन इंडिया में क्या रहे? सब चोर। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ अपना पॉकेट भरना शुरू किया, तो इसलिए व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तो कार्नवालिस ने 90 में कहा कि 10 साल के लिए व्यवस्था लागू कर रहे हैं। जमींदार के पास अगले 10 साल लैंड रहेगा। उन 10 सालों में उन्हें 10 हिस्से में से 11 हिस्से में से 10 हिस्सा हमें देना है और 1 हिस्सा अपने पास रखना है। और ये इसी में था सूर्यास्त का नियम। अच्छा, ये जो 10 साल व्यवस्था थी, इसको कब अस्थायी कर दिया कार्नवालिस ने? फिर उन्होंने देखा कि ये बहुत कारगर नहीं होने वाला है, तो अगले 3 साल में विचार बदल दिया और इसी 10 साल व्यवस्था को उन्होंने कर दिया अस्थायी। 1793 इसको क्या कर दिया? अस्थायी। और 1794 में इसमें ले आया सूर्यास्त का नियम। 1790 में कह रहे हैं कि 10 साल के लिए जमीन आपकी, बस आप 11 में से 10 हिस्सा हमें देते रहिए। उसके बाद फिर 3 साल बाद कहा कि 93 में कि नहीं, कौन 10 साल पे फिर रिन्यू करेगा, आपके लिए अस्थायी बंदोबस्त कर रहे हैं, अब हमेशा ये लैंड आपका रहा। फिर 1 साल बाद उसके कह रहे हैं कि लेकिन कब तक आपका रहा? जब तक आप सूर्य ढलने के पहले निश्चित लगान हमारे तक पहुंचाते रहेंगे। अगर सूर्य ढलने से पहले निश्चित लगान आपने नहीं पहुंचाया तो जमींदारी जब, बात समझ में आई? यानी कि 90 में 10 साल, 93 में कहा अस्थायी, 94 में कहा तब तक जब तक समय से लगान देते रहोगे। और समय मतलब सूर्य ढलने के पहले उस तारीख को जिसको हम निर्धारित करेंगे, अगर आप नहीं दिए तो फिर आपका जमींदारी जब्त और वो नीलाम करके दूसरे को दे दिया जाएगा। ये भारत के कितने % लैंड पे लागू था? सब भूल रहा है, हिस्ट्री नहीं, परसेंट कुछ नहीं मिले। बंगाल में तो था 19%। 100 में से 19% लैंड में लागू था आपका जमींदारी व्यवस्था। क्वेश्चन आया है, 100 में से 19% लैंड पे लागू था जमींदारी व्यवस्था। और ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, वर्तमान बांग्लादेश, इन सभी क्षेत्रों को लेकर के था। ठीक ना? क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ, पूर्वी और पश्चिमी कर्जन ने किया, यानी कि पूर्वी बंगाल बन गया बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल अभी भी बंगाल है, लेकिन उसमें से बिहार, उड़ीसा, झारखंड को अलग कर दिया गया और उधर असम अलग हो गया। ये सारा क्षेत्र बंगाल था जो 19% था भारत का, जहाँ पे लागू था आपका जमींदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को तो फायदा हुआ कि उन्हें एक ऐसा वर्ग मिल गया जो उनके लिए स्वामी भक्त बन गया और उन्हें बिना किसी मेहनत के जो राजस्व है वो उनके पास पहुँचाता था, जिससे उन्हें राजस्व वसूलने का कोई टेंशन नहीं रहा और उसका उपयोग करके वो अपना व्यापार बढ़ाते रहे।
लेकिन नुकसान किसे हुआ? किसानों को, क्योंकि उनका शोषण हुआ। जमींदारों ने जितना अंग्रेजों को देना था वो दर निश्चित करके देने के बाद जो भी जितना वसूल पाए उतना किससे वसूला? किसानों से, और उसे अपने पास स्टोर किया, जिससे फायदा किसे हुआ? किसानों को। नुकसान किसे हुआ? फायदा किसे हुआ? जमींदारों को। नुकसान किसे हुआ? किसानों को। अंग्रेजों को एक तरह नुकसान हुआ कि उनका लगान नहीं बढ़ा, दूसरी तरफ लेकिन फायदा हुआ कि बिना वसूले, बिना किसी सरदर्दी के उन्हें एक निश्चित लगान मिलता रहा, जिससे वो अपने व्यापार में उसको लगा करके उन्नति करते रहे। तो मिला जुला के अंग्रेज को भी फायदा, जमींदार को भी फायदा। नुकसान किसे? किसानों को। बहुत ज़्यादा शोषण हुआ किसानों का, जिससे उनके जो खेत थे वो गिरवी होते गए, और फिर वो बाद में उत्पादन मतलब एक तरीके से खेत घर सब कुछ गिरवी हो गया साहूकारों के पास, और वो हो गए निर्धन, और बाद में उन्हें भूखे नंगे मरना पड़ा। जब भी अकाल पड़ा तो लाखों की संख्या में उनकी जानें गई। तो ये था आपका जमींदारी बंदोबस्त। लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, बात समझ में आ गया है। जो टैक्स है, हाँ, टैक्स क्या टैक्स में कोई दिक्कत है? जैसे इन्होंने कहा कि जो आप किसानों से वसूल करेंगे, जैसे किसान से वसूल करेंगे उसमें से आप उसका 11 भाग करेंगे, उसमें से 10 आप हमें दे देंगे और एक हिस्सा अपने पास रखेंगे वसूली करने का। जमींदार और जो मतलब राजा के बीच में था ये जमींदार और अंग्रेज कंपनी के बीच था। तो कंपनी को देने के बाद एक हिस्सा तो रखते ही रखते थे, इसके अलावा एक्स्ट्रा वो किसानों से और ले लेते थे और उसको भी वो अपने पास ही रखते थे, और किसानों का इससे शोषण होता था। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसके बाद जो आया वो था आपका महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त ये तो था जमींदारी। नेक्स्ट है महालवाड़ी। महालवाड़ी बंदोबस्त जो होता था, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता था अंग्रेजों का वो किससे होता था? जमींदार से ना होकर, क्योंकि यहाँ जमींदार नहीं है, किसान से ना होकर के बल्कि गांव के मुखिया से होता था। महाल मतलब गांव के मुखिया से होता था, और मुखिया उस पूरे जमीन का मालिक होता था, या कहिए कि उस पूरे जमीन जो गांव का जमीन होता था वो सभी का ये गारंटी लेता था कि इन सब से हम टैक्स वसूल करके आपको देंगे। तो वहाँ का मुखिया जो हुआ या प्रधान जो हुआ टैक्स वो देता था अंग्रेजों को सबसे इकट्ठा करके, और यहाँ पे सभी लोग मिलके काम करते थे, और उसमें से एक निश्चित दर जो अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित किया जाता था उसे मुखिया ले जाके निश्चित टाइम पे दे दिया करता था। इसी को कहा गया महालवाड़ी, जो कि यहाँ पे सबकी जवाबदेही होती थी पूरे महाल की। तो महालवाड़ी जो बंदोबस्त है ये कहाँ पे लागू था? उत्तर प्रदेश के, मध्य भारत और उत्तर भारत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी के कुछ क्षेत्र हैं। हाँ, आगरा, पंजाब, ये जो क्षेत्र है ये सब इसी में आते थे। ये कितना प्रतिशत लैंड पे लागू था? महालवाड़ी कितने प्रतिशत लैंड पे लागू था? ये आपका 30% लैंड पे लागू था। महालवाड़ी 30% लैंड पे लागू था। इसके जो प्रणेता है वो कौन है? वॉल्ट मैकेंजी। वॉल्ट मैकेंजी। वॉल्ट मैकेंजी। वॉल्ट मैकेंजी ने ये व्यवस्था लागू किया था महालवाड़ी बंदोबस्त, जो मध्य भारत, उत्तर भारत और पंजाब इन सारे क्षेत्रों में था। भारत की 30% भूमि पर ये लागू था। महाल का जो मुखिया होता था वो टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को टाइम पर पहुंचाता था, लेकिन ये व्यवस्था भी धीरे धीरे अच्छी नहीं रही, क्योंकि अंग्रेजों ने जो टैक्स का रेट है वो बढ़ाते चले गए, जिससे आगे चल के समस्या हुई और ये व्यवस्था भी बर्बाद हुई। लास्ट है आपका कौन सा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बताइए। ये डायरेक्ट किसानों से, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किससे होगा? डायरेक्ट किसान से। कितने प्रतिशत लैंड
लैंड पे लागू था ये? अब मैम जो हाँ। थैंक अब जो बचा हाँ, 19, 30 के बाद कितना बचा? यू। 51। 51% लैंड पे लागू था ये। और ये भारत के कौन से क्षेत्र में था? असम वगैरह में। दक्षिण में था। सबसे पहले इस व्यवस्था को ट्रायल रूप में कौन लाया? ये मैम मुनरो करके थॉमस हेक्टर मुनरो, थॉमस मुनरो, यानी कि मुनरो महोदय लेकर के आए थे। कब? ये मैम 1710। सबसे पहले कैप्टन रीड के द्वारा इसे अप्लाई किया गया था 1790-92 में। कैप्टन रीड ने इसको पहली बार लागू किया था महाल, मतलब जो है साउथ का एक महाल डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे। बाद में इसको बड़े पैमाने पे मद्रास में किसने लागू किया? किसने लागू किया बताएं? मुनरो ने, एक्टर मुनरो ने लागू किया मद्रास में। और फिर ये मद्रास में जब इन्होंने लागू किया तो टाइम कब था? 1820। 1820 में मुनरो ने इसको कहाँ पे लागू किया है? मुनरो ने मद्रास में लागू किया। बाद में व्यवस्था इतना अच्छा लगा अंग्रेजों को कि इसको 1825 में कहाँ और लागू कर दिया गया? बम्बई में। बम्बई में 1825 में लागू हो गया। और आगे चल करके 1858 आते आते ये दक्षिण के बहुत सारे क्षेत्रों में, दक्कन वगैरह में भी लागू हो गया। तभी तो ये भारत के 51% लैंड पर लागू था। यहाँ पे डायरेक्ट किससे कॉन्ट्रैक्ट था? किसानों से। जो किसान हैं इनसे अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन जो कर का दर था वो धीरे धीरे इतना बढ़ा दिया कि किसान ने अपना जमीन इसके पास गिरवी रखना शुरू किया साहूकार से। साउथ में जमींदार नहीं थे तो अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट किया सीधे किसानों से। लेकिन जब किसानों के ऊपर बोझ बढ़ा करों का, तब उन्होंने लोन लेना शुरू किया उधार साहूकारों से। फिर उनकी जमीनें धीरे धीरे करके किसके पास चली गई? साहूकारों के पास। और धीरे धीरे करके साहूकार क्या बन गए? जमींदार। यानी कि साउथ में फिर से जमींदारों का उदय किसने कर दिया? अंग्रेजों ने। और किसान धीरे धीरे करके समाप्त हो गए, क्योंकि कर का दर बढ़ता चला गया। अकाल सूखा कोई भी स्थिति हो, कर के दर में छूट अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया जाता था। तो बात समझ में आया? 51% लैंड पे, सबसे ज़्यादा लैंड पे लागू था ये। मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग, जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन के कारण। जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन के कारण। जोतों मतलब खेत, जोतों के विभाजन एवं अपखंडन के कारण। जोतों के विभाजन एवं अपखंडन के कारण। पहला पॉइंट, भूमि पर जनसंख्या का दबाव। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, भूमि पर जनसंख्या का दबाव। पहले सारे पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। भूमि पर जनसंख्या का दबाव। दूसरा पॉइंट, संयुक्त परिवार का विघटन। ये सब हेडिंग है लेकिन आसान है इसलिए लिखवाऊंगी नहीं। भूमि संयुक्त परिवार का विघटन। तीसरा, उत्तराधिकार का नियम। पहला, भूमि पर जनसंख्या का दबाव। दूसरा, संयुक्त परिवार का विघटन। तीसरा, उत्तराधिकार का नियम। चौथा, निजी संपत्ति का अधिकार। पांचवा, किसानों की ऋणग्रस्तता। निजी संपत्ति का अधिकार, किसानों की ऋणग्रस्तता। अगला, भारत में प्रचलित बटाई प्रथा। भारत में प्रचलित बटाई प्रथा। फिर से बोलिए। अच्छा, फिर से बोलिए। किसानों की ऋणग्रस्तता, भारत में प्रचलित बटाई प्रथा। कॉमा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, हस्तशिल्प
हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन। हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन। हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन। और लास्ट भूमि से लगाओ। भूमि से लगाओ। तो हेडिंग किया आपने कि क्या कारण है जिसकी वजह से खेतों का विभाजन और विभाजन हुआ है। तो पहला कारण आपने क्या लिखा? भूमि पर जनसंख्या का दबाव। हाँ, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, क्योंकि जमीनें तो बढ़ नहीं रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इससे भी क्या हो रहा है, भूमि टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ रहा है, लोग उसको बांट रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं। तो जनसंख्या अगर ना बढ़े तो भी भूमि उतना ज़्यादा ना बटे टुकड़ों में, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा भूमि टुकड़ों में बटेंगे। दूसरा क्या कारण है? संयुक्त परिवार का वितरण। पहले परिवार संयुक्त परिवार होता था, एक ही घर में कई पीढ़ियों तक लोग रहते थे और कई पीढ़ियों तक घर, जमीन, जायदाद, खेती कुछ भी नहीं बढ़ता था, बाग बगीचे सब कुछ सबका एक में ही रहता था, लोग मिल बांट के उसको खाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, संयुक्त परिवार खत्म हो गया, अब एकल परिवार आ गया और इसलिए भूमि, घर, जो आपके बगीचे हैं, खेत हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, बढ़ते। इसकी वजह से विखंडन और अपखंडन होता है, क्योंकि अब संयुक्त फैमिली का रिवाज खत्म हो गया। नेक्स्ट, उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार का नियम। वर्तमान में हमारे यहाँ कानून क्या है कि अगर पिता की मृत्यु होती है तो उनके जितने संतान हैं सब में बराबर बराबर खेती, घर, सारी चीजें क्या होंगी, बट जाएंगी, जिससे क्या होगा, भूमि का विभाजन होगा ना, विखंडन अपखंडन होगा। नेक्स्ट, निजी संपत्ति का अधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार। हर व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी संपत्ति रख सकता है, इसलिए वो अपने लिए जमीनें खरीद भी सकता है, किसी में से अगर उसे हिस्सा मिला है तो भी उसका अधिकारी हो सकता है। अगर निजी संपत्ति का अधिकार ना होता, पिता के नाम पे रहता, तो विभाजन अपखंडन कम होता। नेक्स्ट, किसानों की ऋणग्रस्तता। हाँ, किसान जो गरीब किसान होते हैं वो क्या करते हैं, बेचारे ऋण लेते हैं, ऋण लेने की वजह से जब वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो फिर अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा वो गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं, और गिरवी रखने से बेचने से भी उनके ज़मीन क्या हो रहे हैं, टुकड़ों में बट रहे, फिर वो ज़मीन किसी और को जाएगा और इस तरह से भूमि का कई जगह बंटवारा होगा। और भारत में प्रचलित बटाई प्रथा। हाँ, हमारे यहाँ प्रचलन में है ना कि बटेगा, यानी कि अगर पिता नहीं है तो फिर सबकी हिस्सेदारी होगी जो भी है। पहले तो सिर्फ लड़कों को मिलता था, अभी तो गर्ल्स के लिए भी सरकार ने कर दिया कि मतलब जितने भी संतानें हैं उनकी, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय, सभी को बराबर बराबर वो मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कानूनी प्रावधान ही है। नेक्स्ट, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन। हाँ, पहले लोग अपने यहाँ देखते हैं ना, हमारे यहाँ की जो वस्तु और चीज़ें हैं वो विदेशों में बहुत ज़्यादा उनका डिमांड था। हमारे यहाँ कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा था, हर घर में छोटे मोटे उद्योग रहते थे, लोग हाथ से बुनाई, कढ़ाई और बहुत सारे काम करते थे, बहुत ज़्यादा शिल्पकला हमारे यहाँ डेवलप थी, जिससे कृषि पर दबाव कम रहता था, लोग उसी से ही अपना जीविकोपार्जन कर लेते थे और कृषि की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था, जिससे कृषि वैसे का वैसे ही चला रहता था। बहुत सारे खाली लैंड पड़े रहते थे जो चारागाह के रूप में, बंजर के रूप में पड़े रहते थे, कोई यूज़ नहीं होता था, क्योंकि वो उद्योग में लगे रहते थे और उसी से उनको बढ़िया कमाई हो जाती थी। लेकिन इन सब का अंग्रेजों के आने से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने से इनका पतन हो गया। पतन होने से सारे लोग कहाँ पहुँच गए, खेतों पे, जिससे खेत भी विभाजित हुए या उस पर दबाव बढ़ा। और भूमि से लगाओ। भूमि से लगाओ, हर किसी को भूमि से लगाव होता है, कोई कितना भी अमीर हो जाए, आगे चला जाए, लेकिन वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाहता, कहता है कि हमारा हिस्सा है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो सबको भूमि से लगाव रहता है। हर अमीर आदमी के पास आप देखेंगे ज़मीन बहुत होता है, वो खरीद करके बहुत सारा लैंड इकट्ठा रहते हैं, क्योंकि हर किसी, जैसे लोग महिलाओं को कहते हैं ना, उनको गोल्ड से बड़ा लगाव है, मतलब उनके पास गोल्ड हो तो बहुत हैप्पी रहती है। वैसे ही जो मेल्स हैं या जो आदमी हैं, उन्हें ज़मीन से बहुत लगाव रहता है, उनके पास जो खेत है, जो घर है, जो बाग बगीचे हैं, उसके लिए वो झगड़ा, लड़ाई, मारपीट सब कर लेंगे, लेकिन उसे नहीं छोड़ेंगे। और वही महिलाओं का गोल्ड के साथ रहता है कि वो कोई नहीं, किसी को नहीं देंगे, तो वैसे ही है। बात समझ में आया? तो ये है आपका खंडन और विभाजन। नेक्स्ट हेडिंग, जोतों के उप विभाजन एवं अपखंडन के दोष। जोतों के उप विभाजन और अपखंडन के दोष। जोतों मतलब खेतों, जोतों के उप विभाजन और अपखंडन के दोष।
इसमें पहला पॉइंट निम्न उत्पादकता की समस्या। पहला पॉइंट निम्न उत्पादकता की समस्या। दूसरा पॉइंट भूमि का अपव्यय। भूमि का अपव्यय। तीसरा पॉइंट कृषि विधियों में सुधार संबंधी कठिनाई। कृषि विधियों में सुधार संबंधी कठिनाई। कृषि विधियों में सुधार संबंधी कठिनाई। एंड नेक्स्ट भूमि व्यवस्था में कठिनाई। भूमि व्यवस्था में कठिनाई। नेक्स्ट ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न को छिपी हुई भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी। लास्ट पारस्परिक विवाद की समस्या। पारस्परिक विवाद की समस्या। तो अगर खेतों का उपविभाजन और अपखंडन होता है तो क्या क्या दिक्कतें होंगी? तो पहला क्या है? निम्न उत्पादकता की समस्या। हाँ, यानी कि अगर आपके खेत छोटे छोटे रहेंगे और कई जगह बिखरे रहेंगे तो सब पर आप अच्छे से सिंचाई, अच्छे से बुआई, अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, जिससे उत्पादकता घटेगी। अगर वही एक जगह रहता तो अच्छे से सिंचाई, अच्छे से देखभाल, अच्छे से उसका हर काम होता तो उत्पादकता बढ़ता। तो विभाजन होने से क्या होता है? उत्पादकता घटता है। नेक्स्ट भूमि का अपव्यय। हाँ, भूमि का अपव्यय। जब आपके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह बटे रहते हैं तो बहुत सारे मेड़ बनाने पड़ते हैं, जिससे बहुत सारा लैंड आपका मेड़ में कंज्यूम हो जाता। अगर वो एक जगह रहता तो बहुत सारे मेड़ की जगह भी खेती का काम होता, तो भूमि का अपव्यय नहीं होता, वो बेकार जाता है, क्योंकि बिना मेड़ बनाए आप उसमें सिंचाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मेड़ों की वजह से भूमि अपव्यय होता है। और नेक्स्ट कृषि विधियों में सुधार संबंधी कठिनाई। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उसमें सुधार करना, यानी कि सिंचाई ट्यूबवेल से करना चाह रहे तो आप कहाँ कहाँ ट्यूबवेल लगाएंगे, या अगर आप खेत की जुताई बड़े ट्रैक्टर और ऐसी चीज़ों से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़मीन अच्छा खासा चाहिए, तभी तो उसमें घूमेगा, आगे पीछे चलेगा अच्छे से। अगर छोटा छोटा लैंड रहेगा तो उसमें आप बड़े संयंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। आप कंपाइन से कटवाना चाहेंगे तो चलेगा ही नहीं, इतने छोटे से खेत में वो कहाँ से टर्न होगा। तो बड़ा खेत रहेगा तभी उसमें अच्छे किस्म की टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। और भूमि व्यवस्था में कठिनाई। भूमि व्यवस्था, व्यवस्था मतलब यही कि देखभाल करना, सिंचाई करना, जुताई करना, बुआई करना, वो व्यवस्था आप ठीक से नहीं कर पाएंगे क्योंकि भूमि आपकी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी। हाँ, जब जमीनें कई जगह छोटे टुकड़ों में बटी रहती हैं और ठीक से उनका उत्पादन नहीं हो पाता तो लोगों को रोजगार भी आप ठीक से नहीं दे पाएंगे। जब बड़े लैंड रहते तो उसमें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती है और एक साथ ढेर सारे मजदूर उसमें लगते हैं और काम करते हैं। यहाँ छोटे छोटे खेतों में लोग ज़्यादा लगे रहते हैं और काम कम करते हैं, यानी कि काम उतना नहीं होता जितने उसमें लोग लगे रहते हैं। सब किसी के पास आधा बीघा ज़मीन है, उसी में 6-7 लोग लगे, पूरा परिवार उसी में लगा हुआ है, जबकि काम सिर्फ 2 लोगों का है और काम कर रहे कितने 4 लोग 5 लोग। तो बाकी सब लोग क्या है? बेरोजगार हैं उसमें, क्योंकि उनका काम नहीं है। काम सिर्फ 2 लोग का है, कर रहे हैं 5 लोग, तो 3 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, यानी कि रोजगार में है, लेकिन वो कैसे बेरोजगार हैं? छिपे हुए बेरोजगार हैं। काम 2 लोगों का कर रहे हैं 5 लोग, 3 लोग छिपे हुए बेरोजगार हैं, जो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन वो बेरोजगार हैं। और गाँव में ऐसी बेरोजगारी खेतों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। छोटे छोटे खेतों में पूरा परिवार लगा रहेगा, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, और काम रहेगा केवल एक व्यक्ति का, इसीलिए बेरोजगार। और कुछ बचा? पारस्परिक विवाद की समस्या। हाँ, लड़ाई करते ना मेड़ के लिए, ये मेड़ काट दिए, वो मेड़ तोड़ दिए, मेड़ पतला कर दिए, इधर मेरे खेत में से चले गए, फिर क्या करें? मेरे खेत से जाना नहीं है, इधर से ट्रैक्टर नहीं आएगा, उधर से आपको नहीं जाने देंगे, पानी नहीं ले जाने देंगे, बहुत विवाद होता है ना। अगर वही आपके सारे खेत एक जगह रहे तो आपको इतने सारे लोगों से लड़ना नहीं पड़ेगा और इतनी समस्या भी नहीं होगी। मेड़, रास्ते
और बहुत सारी चीज़ों के लिए बरसात में गिर जाता है। लग रहा है सारे लोग त्रस्त हैं इस समस्या से। तो मतलब इस समस्या को हम फील कर सकते हैं। मनुष्य फील करके करते हैं। हाँ, वो पक्का गांव से जो भी बिलोंग करता है वो फील करता है इस चीज़ को। लोग पता काटते हैं, बता रहे कि पेड़ काट देते हैं। ये सबके साथ एक दो पड़ोसी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हमेशा डिस्टर्ब किए रहेंगे, पेड़ काट लेंगे, रास्ता बना देंगे, फसल नुकसान कर देंगे। बरसात में ये समस्या हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी चीज़ों में लोग आपको ज़्यादा पिंच करेंगे, कि उसी में लगे रहते हैं कि माइंड इतने विकसित नहीं होते कि क्यों ऐसी चीज़ों के लिए डरता, लेकिन वो उसी में आपको टेंशन दिए रहेंगे कि आप कोई काम नहीं कर सकते। कोई नहीं, ये मतलब आप लोग फील कर रहे हैं कि यहाँ हर बच्चा कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग होता है, चाहे दूर से चाहे कहीं से, तो उन्हें पता होता है। पता लगेगा मैम, सब लोग पहले ही बोल देंगे बीच वाला। आप लोग ज़्यादा फील कर लिए। इतना फील नहीं करना है। IAS की तैयारी करने वाले बच्चों को इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। चलिए आगे आ जाइए, टॉपिक पे फिर से देखते हैं हम लोग। तो आपने पढ़ा होगा भूमिदान आंदोलन, विनोबा भावे ने चलाया था ना आंध्र प्रदेश में। काफ़ी मतलब इससे मतलब कुछ फायदे भी हुए, बहुत सारे लोगों ने लैंड दिया, लेकिन बहुत सारा जो लैंड दिया वो अनुपयोगी दिया, जिसका उपयोग करना मुश्किल था। अब हेडिंग कीजिएगा भूमि सुधारों में कमियां। भूमि सुधारों में कमियां, भूमि सुधारों में कमियां। इससे पहला पॉइंट लिखिएगा प्रभावी कानून का अभाव। भूमि सुधारों में कमियां, इसमें पहला पॉइंट प्रभावी कानून का अभाव। दूसरा पॉइंट खुद कास्त के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं। किसके? खुद कास्त के लिए मतलब जिसके पास जमीन है सैकड़ों हेक्टेयर, खुद कास्त, खुद की जमीन का मालिक, खुद कास्त के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं। नेक्स्ट, हदबंदी में व्यक्ति को इकाई मानना। हदबंदी में व्यक्ति को इकाई मानना। इसमें तो मैम बहुत बचा दिया। बिल्कुल। नेक्स्ट, ऐच्छिक समर्पण की समस्या। ऐच्छिक मतलब इच्छा से, ऐच्छिक समर्पण की समस्या। नेक्स्ट, सीमा बंदी की उच्चतम सीमा का निश्चित ना होना। सीमा बंदी की उच्चतम सीमा का निश्चित ना होना। नेक्स्ट, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। नेक्स्ट, प्रशासनिक उदासीनता। प्रशासनिक उदासीनता, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, प्रशासनिक उदासीनता। एंड लास्ट, विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड का अभाव। विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड का अभाव। विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड का अभाव। आप एक एक करके बताएं। पहला क्या है? प्रभावी कानून का अभाव। हाँ, ये जो क्वेश्चन क्या था? भूमि सुधारों में कमियां। हाँ, जो सरकार ने भूमि सुधार किया संस्थागत, उसमें क्या क्या कमियां रह गई? तो पहला, प्रभावी कानून का अभाव। इसके लिए कोई प्रभावशाली कानून नहीं बनाया गया। जो कानून बनाए गए वो बहुत लचर थे, उसमें कठोरता नहीं थी कि जिससे लोग डरें और कानून को फॉलो करें। इससे ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छे से लागू नहीं हो पाई। नेक्स्ट पॉइंट, खुद कास्ट के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं। हाँ, यानी कि जो जमींदार था, जो साहूकार था, जिसके पास लैंड था, सैकड़ों हेक्टेयर लैंड, उसके लिए कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं हो पाई कि आप कितना मैक्सिमम रख सकते हैं। बस उसका अगर उच्चतम सीमा निर्धारित हो जाता तब भी बहुत सारे लैंड का उपयोग हो सकता था, तो ये नहीं हो पाया सही तरीके से। नेक्स्ट, हदबंदी में व्यक्ति को इकाई मानना। हाँ, मान लीजिए एक बड़ा परिवार
उसमें कहा गया एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता। यहाँ परिवार को इकाई नहीं माना गया बल्कि एक व्यक्ति को माना गया। अब उस व्यक्ति ने इस बात का फायदा उठाया, एक परिवार के अलग अलग लोगों के नाम उस हद के अंदर जमीनें कर दी, तो बहुत सारा लैंड मिला जुला के फिर उसी परिवार में रह गया, वो सरकार के हाथ में नहीं आया। जबकि उनको परिवार को इकाई बनाना था कि एक परिवार के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं रहेगा। उन्होंने व्यक्ति को बना लिया, तो दादा नानी बाबा सबके नाम पे लैंड को ट्रांसफर करके सरकार को बेवकूफ़ बनाया लोगों ने। नेक्स्ट, ऐच्छिक समर्पण की समस्या। हाँ, यहाँ लोग मतलब कहा ना, भूमि से सबको प्यार इतना लगाव था कि कोई अपनी इच्छा से अपनी लैंड सरकार को देना नहीं चाहता था या किसी गरीब को देना नहीं चाहता था। और ऐसे में बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती, और आप जानते हैं जोर ज़बरदस्ती किसके साथ कर पाती है सरकार? जो गरीब होते हैं, जो अमीर होते हैं वो उनको पैसा खिलाएंगे और वहाँ पे प्रसाद, क्योंकि सरकार खुद तो आती है, उनके नुमाइंदे आते हैं और वो तो बैठ के चाय पियेंगे और फिर लेके पाटे जाएंगे और फिर जाके गरीबों को मारेंगे। तो ये भी समस्या थी। और नेक्स्ट, सीमाबंदी की उच्चतम सीमा का निश्चित ना होना। हाँ, ये सरकार बहुत अच्छे से निश्चित नहीं कर पाई कि सीमा कितनी सीमा तक आप लैंड रख सकते हैं। उच्चतम सीमा का सही तरीके से निर्धारण नहीं हो पाया और इसके भी लोगों ने बहुत सारे तरीके अपना लिए कि ये हमारे मंदिर का है, ये ट्रस्ट का ज़मीन है, ये तो दान में दिया हुआ ज़मीन है, ये तालाब का भूमि है, ये सामूहिक लैंड है। इस तरह से करके उच्चतम सीमा नहीं निर्धारित हो पाई और कई कोटियों में बांट करके लोग फिर से ज़मीन अपने पास ही रखने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। हाँ, शुरू से अभी भी है हमारे यहाँ के राजनेताओं के अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। वो केवल धर्म, जाति और मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़ाना जानते हैं, वोट लेने की राजनीति करना जानते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है कि कोई बढ़िया ठोस कदम ले सके। जैसे जनसंख्या वृद्धि पे ले कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का, या पढ़ाई के उसको लेकर के अच्छी नहीं कि मतलब आप कोई भी नकल करके इस तरह के कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं चलेंगे जहाँ पे फ्री में डिग्रियाँ बढ़ती हों, या इस तरह का कोई भी वो ठोस कदम नहीं लेते कि हाँ कहीं भ्रष्टाचार करप्शन अगर होगा तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, कोई घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। इस तरह की ठोस इच्छा शक्ति या निर्णय लेने की आज भी हमारे सरकार के अंदर नहीं है। तब भी नहीं थी, ढूंढ रवैया बस किसी तरह चलता रहे, वोट बैंक हमारी राजनीति चलती रहे और ये समस्या तब से लेकर के आज तक बनी हुई है। तो इससे भी काम अच्छे से नहीं हो पाया। नेक्स्ट, प्रशासनिक उदासीनता। ये तो हमेशा ही रहता है। आप सभी को बताइए, सबसे ज़्यादा तो यही रुलाते हैं। सरकार वहाँ से कोई नियम कानून निकालेगी ना तो जनता तक तो उस रूप में पहुँचेगी नहीं। इनके पास जाते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, रोते रहिए, चिल्लाते रहिए, ये आपका काम तो करने से रहिए। अपने हिसाब से करेंगे जिसमें उनका फायदा हो, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, जनता को फायदा हो ना हो, उनको फायदा होना चाहिए। तो इसमें प्रशासन सबसे ज़्यादा गलत रोल निभाता। जैसे इंदिरा गांधी ने लगाया था जब नसबंदी का, तो सारा जो समस्या क्रिएट किया ना प्रशासनिक लोगों ने ही किया, बिना मतलब जिसका नहीं उसका नसबंदी करके और जिसका करना चाहिए था उसका कर ही नहीं पाए। तो फिर और सरकार किसकी गिर गई? इंदिरा गांधी की, जबकि गलती किया प्रशासन के लोगों ने और भुगतना पड़ा किसको? इंदिरा गांधी को। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कौन करते हैं? हमारे यहाँ के अधिकारी। नेक्स्ट, विश्वसनीय भूमि रिकॉर्ड का अभाव। हाँ, हमारे यहाँ जो भूमि रिकॉर्ड है वो भी विश्वसनीय नहीं, बस जाली काम, कागजी काम रहता है, रियल में कुछ नहीं रहता। बस सारा काम कागजों में होता है। जब धरातल पे जाएंगे तो कहीं कुछ नहीं रहेगा। कागजों पे हो जाएगा कि सब जगह पानी सप्लाई हो गई है, सारी जगह रोड बन चुके हैं, बिजली हर जगह एकदम चकाचक है, स्कूल कॉलेज बिल्कुल खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, बेरोजगारी घट रही है, गरीबी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जब उतरेंगे तो पता चलेगा सड़क की जगह गड्ढा है, बाथरूम की जगह कूड़ा रखा हुआ है और सिंचाई के नाम पे नहरों में घास जमे हुए हैं। मतलब कहीं कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन कागजों में सब ओके। तो ये सब क्या है? विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं रहते हमारे पास, शुरू से लेके आज तक वही हाल है। और कुछ बचा? खत्म। चलिए नेक्स्ट हेडिंग। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन भी पूछेंगे, बस 2-3 और लिखने हैं। बाकी तो कुछ है नहीं, आप लोग इतने समझदार हैं, ये सब तो आप लोग जानते हैं। इसमें थोड़ा फैक्ट है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। वर्ष और कृषि जोत का औसत आकार, नहीं एक मिनट, ये नहीं करना है, ये काफी पुराना आंकड़ा है। हाँ, हेडिंग कीजिएगा, राज्यों द्वारा जमींदारी उन्मूलन। कौन कौन
कौन से राज्य ने कब कब जमींदारी उन्मूलन किया अपने यहाँ राज्य द्वारा जमींदारी उन्मूलन हेडिंग राज्य द्वारा जमींदारी उन्मूलन। इसमें पहला 1948-50 48-50 में कहाँ उन्मूलन हुआ जमींदारी का? मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद। 1948-50 में कहाँ हो रहा है? मद्रास में हो रहा है और बॉम्बे में हो रहा है और हैदराबाद में हो रहा है। अतः साउथ में बॉम्बे, मद्रास और हैदराबाद में जमींदारी उन्मूलन हुआ 1948 से 50। 1951 में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, असम। 1951 में यूपी, बिहार, असम, यूपी, एमपी, बिहार, असम, यूपी, एमपी, बिहार, असम। 51। 1952 में उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र एवं राजस्थान। 1952 में, क्योंकि सौराष्ट्र में तब आपका गुजरात आता था। उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र राजस्थान एवं राजस्थान। 1954 में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली। हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली। यहाँ पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सहकारी कृषि आप लोग समझ रहे हैं? साथ साथ काम करना, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं उसी को सहकारी कृषि कहा जाता है। चलिए, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है IAS 2019 का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला पॉइंट है, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गया। और चौथा, भूमि सुधार ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। क्या इसमें से क्या? इसमें से कौन सी बात है जो सही है? दूसरा नहीं होगा। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? चारों में से कोई एक पॉइंट सही है। दूसरा, वेरी गुड, दूसरा सही है। पहला कह रहा हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित था, ना कि व्यक्तिगत। ये गलत है ना, व्यक्तिगत पे था ना कि पारिवारिक। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना, ये तो सही था। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गया, खाद्यान्नों को बढ़ावा दिया। चौथा, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। ऐसा नहीं है, छूट था तभी तो सही से लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भूमि सुधार के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? कौन कौन है इनमें से जो भारत के भूमि सुधार में शामिल थे? उनकी सहायता से उत्तर देना है। पहला पॉइंट, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, क्या ये भूमि सुधार में शामिल था? दूसरा, ग्रामीण गरीबी को दूर करना। तीसरा, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। और चौथा, पुराने भूमि संबंधों को बनाए रखना। तीसरा, ऊंट की सहायता से बताना कौन सा है जो आपका सही है, उद्देश्य था भारत में भूमि सुधार करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो बताएं, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या उपरोक्त सभी सही है?
पहला दूसरा तीसरा। वेरी गुड। पहला दूसरा तीसरा सही है। चौथा सही नहीं है। पहला आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये तो सही है, सभी के पास इनकम आए, ये तभी होगा जब सबके पास लैंड होगा। दूसरा ग्रामीण गरीबी दूर करना, गरीबी तभी दूर होगा जब सबके पास खेती होगा, उत्पादन करेंगे, अनाज होगा। तीसरा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादकता तभी बढ़ेगी जब एक के पास सैकड़ों लैंड ना हो करके सैकड़ों के पास वो लैंड हो, तभी सब लोग उसका यूज कर पाएंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन चौथा कह रहा है कि पुरानी भूमि संबंधों को बनाए रखना, ये गलत है। नहीं, इसको तो खत्म किया सरकार ने, तो चौथा नहीं बाकी सही। नेक्स्ट, भूमि सुधार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला और उत्तर पूर्व की सहायता से देना है। पहला, चकबंदी के अंतर्गत कृषि भूमि के अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। सही है ना। दूसरा, हदबंदी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या परिवार के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया गया। दोनों बातें सही हैं, सभी का सही है ना, दोनों बातें सही। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? पहला, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दूसरा, सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अस्थाई किया गया था, सही है मैम। आए ना लाइन में। 90 में तो उन्होंने 10 साल व्यवस्था शुरू किया। वो 10 साल अस्थायी वो 10 साल तो सही है कि नहीं? सही है। सामने लिखा भी होगा। जी मैम। देख के बता रही है क्या? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया, एकदम सही। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू था। सही है ना, दोनों बातें सही। नेक्स्ट, महानवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? उत्तर पूर्व की सहायता से देना है। पहला, महानवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण गांव को एक इकाई मान लिया गया था। सही है ना, संपूर्ण गांव को एक इकाई माना गया और मुखिया को उसका मेन बना दिया गया कर संग्राहक। महानवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव के लिए निर्धारित मालगुजारी को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था। महानवाड़ी व्यवस्था तत्कालीन कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 51% भूमि पर लागू था। ये गलत है ना, इसमें भी था, लेकिन एक लाइन पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण है, तो आपका ये गलत हो गया क्योंकि 30% था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं। बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। संस्थागत कारक हैं, बताइए। आप आल किया तब तक आप लोग देख लेंगे। चलिए, अब नोट कर लिए ना, तो ऐड करने की जरूरत है। चलिए, तो बताइए, क्वेश्चन था कि कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक हैं। हम ये देख रहे हैं। देख रहे हैं? नहीं, आप छोटे बच्चों वाली हरकतें मत कीजिए, नहीं तो फिर मुर्गा बनाएंगे आप। फिर ये मत बोलिएगा मैम अभी ये सब शोभा नहीं देता। पहला पॉइंट है भूधारण प्रणाली, क्या ये संस्था के सुधार में था? दूसरा, भूमि जोतों का आकार। नेक्स्ट, मिट्टी। और लास्ट, जलवायु। जलवायु नहीं था, जलवायु नहीं था। और मिट्टी भी नहीं था। संस्थागत सुधार मतलब आकार में परिवर्तन करना, फिर जमींदारी व्यवस्था, हदबंदी, चकबंदी, ये सारी चीजें थी ना। विपणन, स्टोर करना, तकनीकी का उपयोग करना, आधुनिकीकरण करना, सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशक की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, ये सब क्या है? नहीं, इसमें बहुत सारे टेक्निक आ गए आपके, तकनीकी भी आ गए। संस्थागत केवल बताना है। इसमें कौन कौन से हैं? 2। आपका एक हो गया भूधारण प्रणाली, यानी कि हदबंदी, चकबंदी, और दूसरा भूमि ज्योति का आकार, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं और मतलब कम भी नहीं, सबको मिलना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है आपको बताना है जमींदारी उन्मूलन किया गया था। उड़ीसा में
कब किया गया, हिमाचल में कब किया गया, उत्तर प्रदेश में कब किया गया वास्तव 1952, 56, 51, 53 दिया हुआ है। और आपको इसमें से मैं बता रही कौन सा सुमेलित है ये बताना। तो पहला कह रहा है उड़ीसा में हुआ था 1952 में, दूसरा कह रहा है हिमाचल में हुआ 1956 में, तीसरा कह रहा उत्तर प्रदेश में हुआ 1951 में, असम में कह रहा 1953 में हुआ था। कौन कौन सा सही है? पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। उड़ीसा में 52 में, उत्तर प्रदेश में 51, बाकी सही नहीं है। एकदम बहुत अच्छे। कथन कारण समझते ना? कथन पढ़ूंगी, कारण पढ़ूंगी, आपको बताना होगा कि दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, और फिर आपको बताना होगा कि कोई सही है कौन सा गलत है, आप बताएं। कथन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो रही है। आजादी से आज तक भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है। क्या ये बात सही है? कारण कह रहा है इसका प्रमुख कारण भूमि सुधारों की असफलता एवं बढ़ती हुई जनसंख्या है। सही है ना? और व्याख्या भी कर रहा है ना, इसलिए क्योंकि हम सही से सुधार नहीं कर पाए। आज भी बड़े लैंड बहुत कम लोगों के हाथ में है और बहुत कम मतलब ज़्यादातर लोगों के पास लैंड नहीं है, और जनसंख्या भी हमारी बढ़ती जा रही है। कथन कारण सही है, व्याख्या भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन सही हैं। भूमि अधिग्रहण, नेक्स्ट बताइएगा। कहना सार्वजनिक निजी भागीदारी की किसी परियोजना हेतु, अच्छा नहीं, यहाँ ये करेंट का क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम रूप से राजस्व को प्राप्त करना था। कथन है कि ब्रिटिश जो सरकार थी इसका जो उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व प्राप्त करना था। सही है ना? बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है इस उद्देश्य की प्राप्ति है कि ब्रिटिश शासन ने भूमि सुधार और कृषि का आधुनिकीकरण भी किया। नहीं किया, ना तो सुधार किया ना आधुनिकीकरण किया। अगर ऐसा किया होता तो फिर किसान भूखे नहीं मरते और हमारे यहाँ कृषि आगे बढ़ती। तो पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पट्टेदारी समझते हैं? कोई व्यक्ति हो किसी के नाम अपनी जमीन पट्टा कर दे, इतने वर्षों के लिए आप इस भूमि से जो भी उत्पादन करेंगे उसका इतना हिस्सा हमें देते रहिए, बाकी अपने पास रखिए। ये होता है पट्टा। कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को कहते हैं पट्टा। बस समझ में आया? हाँ, तो बताएं भारत में पट्टेदारी सुधार के उपाय के बारे में क्या सही है। पहला, लगान का विनियमन, यानी कि इसमें पट्टेदारी व्यवस्था में लगान का विनियमन कर दिया जाता है कि आपको इतना लगान हमें देते रहना है। दूसरा, अवधि की सुरक्षा, इसमें अवधि की सुरक्षा रहती है कि इतने वर्ष तक आपको लैंड आप ही के पास रहेगा। तीसरा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, यानी कि जो पट्टा अपने नाम करवाता है उसका उस पर अधिकार रहता है तब तक। IAS का क्वेश्चन आया है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या सभी सही है? सभी सही बेटी। लगान का विनियमन हो जाता है, इतने वर्षों तक ये जमीन आपका, आप इसके मालिक, इतना हमें देते रहिएगा। उतने वर्ष वो आपसे ले नहीं सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ, और निर्धारित अनाज भी आप उनको देते रहिए और आप उसके मालिक बने रहेंगे तब तक जब तक पट्टा का टाइम खत्म नहीं हो जाए। तो IAS का एक भी क्वेश्चन था, तीनों बातें सही। पट्टे को मैम इंग्लिश में लीज ही कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम सही, लीज पर सही। हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। हाँ जैसे नहीं बेटी, गन्ना जैसे होता है ना, आप एक बार के लिए एक फसल के लिए दे सकते हैं और 2 फसल के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप मालिक नहीं रहते। मालिक जब चाहे कह सकता है कि आप मत बोइए मेरे खेत में, लेकिन पट्टे में आपके नाम उतने साल के लिए खेत हो जाएगा, मतलब पट्टा हो जाएगा, लिख देंगे कि इतने साल आप, जैसे ये भी कह सकते हैं कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप इससे उत्पादन करेंगे, कोई और नहीं करेगा इसमें, ये भी पट्टा है। या आप 20 वर्षों के लिए आपका खेत इससे उत्पादन कीजिए, 50% हमें देते रहिए, ये भी पट्टा है। उसके पहले कोई आपसे ले नहीं सकता, मतलब लिखित रूप में आपको देंगे। बस समझ में आया? कल पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, कृषि।
ओके जैसे आज बहुत सारे